गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमको पढ़ना है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आज जो लेक्चर बना रहे हैं ये पूरा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट बोर्ड की न्यू बुक 2020 के अकॉर्डिंग। और इसमें सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल मैंने दोनों ही इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले कुछ फॉर्मूलेस दिमाग में रखना है। तो एक मैं फॉर्मूलेस का शॉर्ट रिकॉल करा देता हूं आपको कि फॉर्मूलेस कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों फॉर्मूलेस के बारे में। तो फॉर्मूले में हमारा पहला फॉर्मूला, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर होता है। ये होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। इसका फॉर्मूला था एस इज इक्वल टू के पी। ये यहाँ पर एस बिलोंग करता है सॉल्युबिलिटी पे, के को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट, और पी रहता है प्रेशर। ठीक है बच्चों, इनके यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सोल्यूबिलिटी का यूनिट है मोल्स पर लीटर, अगर सोल्यूबिलिटी का यूनिट है मोल्स पर लीटर, तो इसका मतलब हुआ हम सोल्यूबिलिटी को मोलैरिटी में ले रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा प्रेशर का यूनिट अगर एटीएम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट बनेगा। हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट बनेगा मोल्स पर लीटर, सॉरी यू कैन से लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स। अंडरस्टूड। ये देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बच्चों, इसमें हेनरीज कांस्टेंट सॉरी निकालना है, आपको दिया हुआ नहीं है तो इसका यूनिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सोल्युबिलिटी का यूनिट दिख रहा है तो मोल्स पर लीटर, ये सोल्युबिलिटी दिया हुआ है। यहाँ पर प्रेशर बार में लिया था। अगर हम प्रेशर बार में लेते हैं तो हमारा यूनिट रहेगा मोल्स लीटर इनवर्स बार इनवर्स। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गया। ये था हमारा एक फॉर्मूला सोल्युबिलिटी के बारे में। और हमारे पास और भी फॉर्मूलेस है। सेकंड फॉर्मूला हम आर एल वीपी के बारे में बताऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आर एल वीपी मीन्स क्या होता है बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट यानी पी वन नॉट माइनस पी अपॉन पी वन नॉट इक्वल्स टू एक्स टू ले सकते हो आप, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, डब्ल्यू वन अपॉन एम वन। ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों। हमको सॉल्युबिलिटी के साथ में एक और फॉर्मूला कभी कभी काम में आता है जो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूले को हम यहीं पर ही लिख देते हैं। ठीक है, डाल्टन्स लॉ के रूप में, डाल्टन्स लॉ ये फॉर्मूला एक यूज आता है। इसमें प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पी वन प्लस पी टू। ठीक है, पी वन प्लस पी टू ये टोटल प्रेशर हो गया। यहाँ पर बच्चों एक और फॉर्मूला आता है, इसी में राउल्ट्स लॉ अगर ले लिया हमने, राउल्ट्स लॉ अगर हमने ले लिया तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है पी वन इक्वल्स टू पी वन नॉट एक्स वन प्लस, सॉरी इतना ही रहेगा, पी टू इक्वल्स टू पी टू नॉट एक्स टू। ये कुछ फॉर्मूलेस हो गए, इन फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बच्चों। किसके ऊपर रहेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। थर्ड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में लिखा है मैंने। इसके ऊपर फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन इन के जी। ठीक है बच्चों, हर किसी की ट्रिक अलग अलग होती है सॉल्व करने की, हम अपनी एक अलग ट्रिक बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, डेल्टा टीबी का जो यूनिट है इसका यूनिट केल्विन ही रहेगा, इसका यूनिट आप हमेशा केल्विन रखना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर केबी जो होता है इसका यूनिट भी फिक्स है, केल्विन केजी मोल इनवर्स इसका यूनिट भी फिक्स है। मोलालिटी का यूनिट रहता है मोल्स पर केजी, मोलालिटी का यूनिट है मोल्स पर केजी।
अगर कभी ऐसा फॉर्मूला यूज होता है तो यहाँ पर डेल्टा टीबी का मैंने यूनिट आपको बता चुका हूँ, केबी का भी यूनिट मैंने आपको बता चुका हूँ। तो बेटा इसका यूनिट अगर ग्राम, इसका यूनिट अगर आप ग्राम पर मोल में रखते हो तो इसका यूनिट आपको ग्राम में रखना पड़ेगा। कंडीशन है बच्चों, ये अगर ग्राम पर मोल में रख रहे हो तो ये ग्राम में रखो, या आई मीन टू से दैट ये ग्राम में रख रहे हो तो ये ग्राम पर मोल में, ये दोनों की यूनिट ग्राम ग्राम। तो अगर इसमें एक और ऑप्शन है, अगर ये केजी पर मोल में अगर इसको हम रखते हैं तो इसको काय में रखना पड़ेगा, केजी में। तो ये एक मैच करना चाहिए आपका। और ये W1 के बाजू में मैंने ब्रैकेट में केजी लिखा ही है, इससे समझ में आता है कि W1 का सिर्फ केजी में यूनिट रखना चाहिए। जैसे फॉर्मूले बच्चों इसका सेम है यूनिट का क्लास, वैसा ही यहाँ पर होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी पूरी कहानी सेम आती है, के एफ इंटू एम, और यहाँ पर रहता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। ठीक है, पूरी सेम कहानी है बच्चों, नो चेंज एट ऑल। के एफ के भी फॉर यूनिट्स वही है जो केबी के यूनिट्स है, और डेल्टा टीएफ का भी यूनिट वही है जो डेल्टा टीबी का है। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया हमारे इसके कुछ फॉर्मूलेस। एक और है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला रहेगा वो भी हम देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर हमारा आता है फॉर्मूला पाई का, इसका सी आर टी रखा जाता है। सी की जगह पे आप मोलैरिटी ले सकते हो, तो मोलैरिटी का यूनिट रहेगा मोल्स पर लीटर। आर का यूनिट और पाई का यूनिट चेंज होगा यहाँ पर। मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, यहाँ पर पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी। यहाँ पर वॉल्यूम, ये जो है ना ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, और इट शुड बी इन लीटर। रिमेंबर, N2 का कोई यूनिट नहीं रहता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आर का रहता है, आर की वैल्यू आप 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आप रख सकते हो, या तो फिर आप आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी आप रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सवाल ये उठता है कि आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू कब रखना है। तो मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूं बच्चों। जैसे कि आपकी वॉल्यूम अगर लीटर में ले रहे हो आप, और प्रेशर अगर एटीएम में ले रहे हो, तो भैया आपको आर की वैल्यू ये रखना पड़ेगा। प्रेशर बोले तो यहाँ पर पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, और अगर आप आर की वैल्यू ये वाली ले रहे हो, इसमें जूल आ रहा है, तो भाई यहाँ पर प्रेशर रहेगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल में रहेगा, और आपका वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, जब आप ये वैल्यू रखते हो। ठीक है, एक वैल्यू लीटर बार वाली भी आती है, आर की वैल्यू 0.083 रहता है, वहां पर 0.083 यानी 21 की जगह रहता है 3, तो एक नई वैल्यू बन जाती हो, तो उसका यूनिट रहेगा लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो दीज आर द फॉर्मूलेस, और मैंने उनके कुछ यूनिट्स के बारे में बताया है। एक हमारे पास न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारी न्यू जो टेक्स्ट बुक आई है उस टेक्स्ट बुक में ये न्यूमेरिकल डाला गया है। तो ये न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल को हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, आप अपने टेक्निक से भी कर सकते हो। एक सिंपल टेक्निक आप यूज करो। देखो भाई, सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस के बारे में बात किया है, इन वाटर, यानी नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 1 बार इज, तो 1 बार प्रेशर लिया है उसने, इज 6 मोल्स पर लीटर। कभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिया क्या है, तो भाई आप यूनिट देख के भी बता सकते हो। सोल्युबिलिटी वाला सवाल है, मोल्स पर लीटर दिया है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये किसकी है सोल्युबिलिटी, ये एस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, हमको गिवन गिवन में हमको एस की वैल्यू दी हुई है 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया है 1 बार। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। इस न्यूमेरिकल में हमको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, हमारे फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं था, और यहाँ पर भी 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। यहाँ पर फिर से सवाल पूछा होगा तो वही टेम्परेचर पे पूछा होगा।
यहाँ पर टेम्परेचर इंक्लूड नहीं किया गया तो समझ लेना वही टेम्परेचर को पूछा है। सबसे पहले हमको क्या निकाल रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं के, जिसको के एच से भी डिनोट किया जाता है। और दूसरा है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, मोलैरिटी यानी वही सोल्यूबिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये सोल्यूबिलिटी दूसरे कंडीशन पे निकालना है, पर देखो प्रेशर अलग कर दिया है। तो पहले आपको एक सोल्यूबिलिटी और एक प्रेशर दिया हुआ है, तो भाई आप यहाँ से के निकाल सकते हो। तो देखो हमारा सबसे पहला ए का सॉल्यूशन, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू के पी, समझ में आ रहा है, एस इज इक्वल टू के पी। देयरफॉर बच्चों क्या होगा, एस इक्वल्स टू, सॉरी अपने को के निकालना है तो के के लिए फॉर्मूला डिजाइन करो, के इक्वल्स टू एस अपॉन पी। तो एस की वैल्यू कितनी थी, 6.85 इंटू 10 to the power -4 अपॉन 1, यानी आंसर वही आएगा 6.85 इंटू 10 to the power -4 मोल्स लीटर इनवर्स बार इनवर्स, यूनिट हमेशा याद रखना बराबर, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा एक। दूसरा बी, ठीक है। अब हमको बी वाला केस क्या है, मोलैरिटी यानी सोल्यूबिलिटी निकालना है। डिजोल्व इन वाटर अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ने प्रेशर चेंज कर दिया। अब और नाइट्रोजन इन वाटर की बात किया है, प्रेशर है 0.75। नाइट्रोजन इन वाटर, नाइट्रोजन इन वाटर की बात तो ऊपर भी किया था, तो कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा हर जगह पे, इसीलिए आप ऊपर का जो कांस्टेंट का वैल्यू आया है आप उसको यूज कर सकते हो, इंटू 10 to the power -4। अंडरस्टूड, आप यूनिट लिख सकते हो, इसका यूनिट है बार और इसका यूनिट है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको निकालना एस इज इक्वल टू केपी, तो भैया आप दोनों की वैल्यू पुट करो, 6.85 इंटू 10 to the power -4 इंटू 0.75, you will get the value। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गई बात। तो दीज आर द वे जिसकी मदद से आप हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बताया है बच्चों कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.2, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br इज, तो ये एक वैल्यू दी हुई है। इसका यूनिट देख के भी आप समझ सकते हो कि भाई ये वैल्यू किसका दिया हुआ है आपको, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है। इट्स 0.159 मोल लीटर इनवर्स और बार इनवर्स, तो इधर बार की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद है व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ CH3Br इन वाटर, तो CH3Br की सोल्युबिलिटी कितनी रहेगी एट प्रेशर ऑफ 130 mm। तो यहाँ पर प्रेशर दिया है 130 mm Hg, ठीक है। तो सीधा हमको K दिया है, P दिया है और हमारे पास फॉर्मूला S इक्वल्स टू Kp, ये फॉर्मूला है हमारा S इज इक्वल टू Kp। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आपका जो प्रेशर दिया हुआ है वो mmHg में दिया है और आपका जो K की वैल्यू दिया है वो बार वाली दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेशर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर, आपको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रेशर को हम क्या करते हैं, बार में कन्वर्ट करते हैं। तो 130 mmHg था, इसको हम करते हैं 760 से डिवाइड, तो हमको प्रेशर मिल जाएगा एटीएम में, ठीक है बच्चों। तो एटीएम में प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, ये आएगा एटीएम में, अगर इसका देखा जाए तो बच्चों इसका कैलकुलेशन आता है 0.171, 0.171, इसका आता है बच्चों 0.171 एटीएम। ये हो गया हमारा प्रेशर, एटीएम में आ गया। लेकिन हमको इस प्रेशर को कन्वर्ट करना था किसमें, बार में, तो हमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बार के लिए बार का कन्वर्शन कितना रहता है, एटीएम 0.171 इंटू 1.013 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट इट इन बार। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर 0.173 बार। तो ठीक है बच्चों, ये हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो कुछ ऐसा आता है, ये आया हमारा किसका वैल्यू,
प्रेशर का वैल्यू आता है। अंडरस्टूड? तो हमने क्या किया है, प्रेशर पहले एटीएम में कन्वर्ट किया, फिर उसको 1.013 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बार में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा बच्चों, S इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे 0.159, ये है हमारी के की वैल्यू। और P हम ये वाला लेंगे तो कितना आएगा 0.173, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है? तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। हमने यहाँ पर बेटा देखे थे, सबसे पहले हमारी जो के की वैल्यू दी हुई है, वो के की वैल्यू दी हुई थी बार में, फिर हमने इस के की वैल्यू बार में दी हुई है, इसीलिए हमने हमारे प्रेशर को किया था बार में कन्वर्ट। बार में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया है सबसे पहले उसको एटीएम में कन्वर्ट। एटीएम में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको 1 पॉइंट, ये नंबर है 013 से मल्टीप्लाई किया। 1.013 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गई वैल्यू बार में। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो अब हम देखेंगे बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। अब वो न्यूमेरिकल आप पढ़ लो, लिख लो, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हो बच्चों। उस न्यूमेरिकल में अगर देखेंगे हमको राउल्ट्स लॉ भी यूज करना है और साथ में डाल्टन्स लॉ भी यूज करना है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है वो। देखो बच्चों कैसा न्यूमेरिकल है। The vapor pressure of pure liquid A and B तो R 450 mmHg और 700 mmHg। तो मैं फिलहाल लिक्विड A जो रहता है और B रहता है, तो जैसे कि गिवन लिख लेते हैं। ए का वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट, कितनी है 450 mmHg। जब सिर्फ ए था हमारे बीकर में, सिर्फ ए था तो उसका वेपर प्रेशर आता है 450 mmHg, और सिर्फ बी था तो उसका वेपर प्रेशर आता है 2। मैंने ए के लिए 1 टर्म लिया है, बी के लिए 2 टर्म लिया है, ये आएगा बच्चों 700 mmHg। ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है, मैं यहाँ पर एक बीकर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बीकर आप देख रहे हो, इस बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों ही इवेपोरेट हो रहे हैं, दोनों इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा। आपको इनका कंपोजिशन पूछा है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600। तो आपको इसका मतलब पूछा क्या गया है, पूछा गया है बेटा यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन x1, इसका मोल फ्रैक्शन x2, इसका मोल फ्रैक्शन y1, इसका मोल फ्रैक्शन y2, ये चारों की वैल्यू आपको निकालना है। अंडरस्टूड? तो आप कैसे करोगे? देखो बच्चों, सबसे पहले हमको एक और चीज दी हुई है, टोटल वेपर प्रेशर भी दिया है P, टोटल वेपर प्रेशर 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारा सिंपल फॉर्मूला वही यूज करो जो आपको मालूम है। देखो हमको मालूम है P इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। क्लियर है? इसमें हम एक और कर सकते हैं, P1 नॉट x1, x1 की जगह पे एक काम करते हैं, x2 की जगह पे रखेंगे। चलो P2 नॉट 1 माइनस x1 चलेगा x2 की जगह पे, तो कैसा बन जाएगा P इक्वल्स टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1 चलेगा, मल्टीप्लाई x1 कॉमन निकालो, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P2 नॉट यहाँ पर आएगा, P2 नॉट को हमने सरका दिया, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। वैल्यूज रखो, इसकी वैल्यूज रखेंगे, कितना है वैल्यूज इसका 600 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज कितनी है 700 प्लस P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 450 माइनस, और P2 नॉट की वैल्यू कितनी है 700 इंटू x1 की हमको वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आ गया 600 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 700, इसको एज इट इज मैंने बराबर वैल्यू रखा है ना सब, P1 नॉट की 450 और P2 नॉट की 700, यहाँ पर आएगा माइनस 250 x1। ठीक है, तो ये इसको यहां लेके जाते हैं तो प्लस 250x हो जाएगा, 250 x1 इज इक्वल टू
700 माइनस 600, तो x1 इक्वल्स टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 250। x2 कितना होगा, x2 है 1 माइनस x1, यानी कितना होगा 1 माइनस 0.4, तो ये हो गया 0.6 x2 की वैल्यू। चलो एक काम हो गया हमारा। इसके बाद में इसके बाद में हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है y1 y2। तो y1 y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, y1 की वैल्यू क्या थी, y1 इक्वल्स टू क्या रहता है, y1 इक्वल्स टू रहता है p1 अपॉन p1 p सॉरी, और y2 इक्वल्स टू होता है p2 अपॉन p, याद होगा आपको फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन हमको p1 की वैल्यू नहीं मालूम है बच्चों, p1 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। p1 की वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं p1 नॉट x1, याद है ना, p इक्वल्स टू, ये तो ऐसा फॉर्मूला था p1 प्लस p2। तो ठीक है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। y1 इक्वल्स टू क्या होगा p1 नॉट x1 अपॉन p, p1 नॉट कितना है 450 इंटू 0.4 अपॉन p कितना है बच्चों। तो जैसे बच्चों हमने बताया था y1 का फॉर्मूला हमारा ये रहेगा 450 इंटू 0.4 अपॉन 600। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर y1। फिर उसके बाद में आप y2 निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला यूज करके y1 प्लस y2 इक्वल्स टू, तो y2 के लिए रहेगा आपको, सॉरी इक्वल्स टू 1 है ये, तो y2 के लिए रहेगा आपका 1 माइनस y1, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके आगे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था बेटा थर्ड वाला न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है राउल्ट्स लॉ का, और दूसरा हमने डाल्टन्स लॉ यूज किया था। हमको सबसे पहले एक बार मैं शॉर्ट रिवाइज कर देता हूँ। हमको सबसे पहले दिया गया था, दो लिक्विड दिए थे ए और बी, इसका वेपर प्रेशर दिया था 450, इसका वेपर प्रेशर दिया था 700, और एक टोटल वेपर प्रेशर 600 दिया हुआ था। हमने सबसे पहले, हमको ये फॉर्मूला मालूम था P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमारा डाल्टन्स लॉ से आया ये फॉर्मूला। फिर इसके बाद में हमने इसकी वैल्यू पुट करे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू मिली हमको। और हमको जैसे कि हमने दो x1 x2 दोनों निकालना था, तो मैंने x1 के कंसेप्ट में लेके गया। फिर यहाँ से x1 की वैल्यू निकाला हमने, तो हमको x1 की वैल्यू इतनी मिली। x1 की मिल गई तो हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x2 की वैल्यू मिल गई तो फिर हमने हमारा दूसरा तरीका यूज किया, ये भी डाल्टन्स लॉ से ले लो आप, y1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p। हमको p की वैल्यू मालूम ही नहीं थी, p1 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमने p1 और x1 लिख दिया, p1 नॉट x1, और फिर हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ बच्चों, अब हमारे पास दो और न्यूमेरिकल है, और ये दोनों ही न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये 394 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो कॉमन सेंस की बात है W2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। W2 की वैल्यू आती है 394 ग्राम इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, ये W1 हो गया। तो W1 हो गया 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 30 पॉइंट, सॉल्यूशन का है 30.74, सॉल्यूशन का है तो P लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 30.74 mmHg एट 30 डिग्री सेल्सियस की कोई जरूरत नहीं है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस 31, वाटर बोला तो वाटर होता है बच्चों सॉल्वेंट, तो इसका रहेगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहता है, क्या रहता है P1 नॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 31.8 mmHg। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, हमको निकालना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, यानी M2 निकालना है। बेटा हमको एक बात बताया, हमेशा यहाँ पर देखना, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों ही इंक्लूड है फॉर्मूले में। हमको मालूम है कि सॉल्वेंट हमारा कौन है बच्चों, वाटर है, सॉल्यूट कौन है तो हमको पता ही नहीं है, तो सॉल्वेंट वाटर है तो उसका मोलर मास हमको मालूम है, यानी हमको M1 की वैल्यू मालूम है, तो M1 की वैल्यू है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों फॉर्मूला था हमारा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड कैसे करेंगे, देखो बच्चों इस फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन, M2 इक्वल्स टू क्या होगा, M2 इधर लेके गए हमने, तो P1 नॉट इंटू W2 इंटू M1 अपॉन है डेल्टा P,
डेल्टा पी यानी होता है P1 नॉट माइनस पी, इसको डेल्टा पी बोलते हैं। डेल्टा पी की जगह मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर लेके आ गया, इंटू W1। सबकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम पर मोल। आपका आंसर क्या है में आएगा बच्चों, ग्राम पर मोल में आएगा। क्लियर है यहाँ तक का? कोई परेशानी नहीं है? मैंने आपको सॉल्व करने की बता दिया, सॉल्व आपको करना है। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन, इस न्यूमेरिकल का हम देखेंगे, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mmHg, a non-volatile solute of mass this is added to the 49 ग्राम of benzene। यानी हमारा बेंजीन है सॉल्वेंट, तो बेंजीन सॉल्वेंट है तो भाई उसका मोलर मास है M1 78 ग्राम पर मोल, सॉल्वेंट का है 1। ये देखो मोलर मास दिया है 78, उसका वेपर प्रेशर भी दिया है बेंजीन का, तो बेंजीन सॉल्वेंट है तो क्या रहेगा P1 नॉट 640 mmHg, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉल्यूट कितना डाला है, इतने ग्राम, सॉल्वेंट कितना लिया, इतने ग्राम, तो ये हो गया W2, ये हो गया W1। तो भाई हमारा W2 हो गया 2.315 ग्राम, W1 हो गया है 49 ग्राम, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 600, यानी P की वैल्यू दी हुई है सॉल्यूशन 600 mmHg। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी M2 निकालना है आपको। सेम न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, तो ये सेम न्यूमेरिकल लग रहा है, यहाँ पर भी M2 निकालना था, यहाँ पर भी M2 निकालना है। सिर्फ यहाँ पर M1 नहीं दिया हुआ था, हमने सोचा है यहाँ पर M1 18 ग्राम पर मोल, बाकी सब यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है यही फॉर्मूला यूज करना है। आप यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज करना है, ठीक है। आपका आंसर आएगा ग्राम पर मोल में। क्लियर है बच्चों, दिमाग में आ गई बात? तो ये हमने आज देखा था 5 न्यूमेरिकल, हम इसके नेक्स्ट इसमें देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।